प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है दर्शकों का। आज हमारी बातचीत टेढ़ी बात के मन से होने जा रही है श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। धनखड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है टेढ़ी बात में। जी, दर्शकों को बता दें कि ओपी धनखड़ साहब ने हरियाणा की राजनीति में सक्रियता से अपनी मूवमेंट जब से शुरू की है, सबकी नजरें धनखड़ साहब पर हैं। उसका कारण यह भी है, उस वक्त जबकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनावों में एक नया राजनीतिक धरातल, अपने नए राजनीतिक धरातल की तलाश में है, उस वक्त यह भी समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद के बहुत से दावेदार हैं, लेकिन किसान और किसानों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने वाले ओम प्रकाश धनखड़ आज इस दौड़ में कहां खड़े हैं, इनसे जानेंगे। और यह भी समझना चाहेंगे कि आज प्रदेश में हुड्डा सरकार या कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए किन किन मुद्दों को यह आधार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना इनकी यूएसपी रही है। लेकिन हरियाणा में एक चुनौती यहां पर यह है कि खुद को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों का सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं। धनखड़ साहब, आपने अभी यात्रा शुरू की थी, समझ में आया कि आप हरियाणा में रोहतक जिले में, क्योंकि आप रोहतक में चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, उस वक्त हालांकि आपकी हार हुई, लेकिन फिर भी आपने बहुत एक इंप्रेसिव जो वोट काउंट था अपने हिस्से में किया। आज हरियाणा में आपकी चुनौती है वो हम कहेंगे कि ज्यादा है, डबल चुनौती है। उसका कारण यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि यहां पर किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको कांग्रेस बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। और कांग्रेस समझती है कि किसानों के मुद्दे ऐसे हैं जो कि उनको ज्यादा वोट दिलाएंगे। किसानों का वोट बैंक कम से कम कांग्रेस सुरक्षित मानती है मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में। आप इस पूरी परिस्थिति को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, पूर्णतया विफलता है इनका 10 वर्षों का कार्यकाल। इनके किए हुए काम किसी भी मोर्चे पर मैं कहूं कि कांग्रेस पार्टी किसानों को किसी भी प्रकार का न्याय देने में, उनकी आमदनी बढ़वाने में, उनके लिए कुछ सहूलियतें देने में सफल नहीं हुई। कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि हुड्डा साहब अपनी ही कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करा पाए। 4 मुख्यमंत्री उसमें थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, ये सब हो, उससे वो अपनी उनकी पूरी सरकार चली गई। पूरा देश वेट करता रहा। 7 वर्ष पहले जो रिपोर्ट जमा हुई थी, इनकी अपनी रिपोर्ट 4 साल पहले जमा हुई थी, ये हाथ खड़े करके चले गए। मेरी पार्टी आई तो उसने अपने एजेंडे में रखा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने शुरू कर दिया है। हमने हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बना दी है। हमने सोइल हेल्थ कार्ड देने के लिए उसके लिए बजट दे दिया है। हमने रिसर्च को उसके साथ जोड़ने के लिए हमने 4 यूनिवर्सिटीज़ की पहले बजट में ही घोषणा कर दी है। बहुत सारी चीज़ों पर, उसमें हरियाणा को भी एक यूनिवर्सिटी दे दी है इनके बिना मांगे। इसलिए हमने इन मुद्दों का असर पड़ता देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो किसानों के संदर्भ में लगातार जो प्रचार आ रहा है वही आ रहा है कि किसानों को लगातार उनकी ज़मीनों के चौगने या उससे भी ज़्यादा कई जगहों पर तो दाम इस तरीके से बढ़े, फ्लोर सीलिंग रेट्स जो है रिवाइज हुए प्रदेश में। ऐसे लगातार काम किए गए, गन्ने का भाव जो किसानों को मिल रहा है, किसानों को जिस तरीके का जिस दर्ज पर बिजली मिल रही है, ये सब वो मुद्दे हैं जो कि सरकार अपनी स्ट्रेंथ मान के चल रही है। 1850 करोड़ रुपए गेहूं के बोनस मारकर 10 रुपए गन्ने का दाम बढ़ाना, ये कौन सा तरीका है? मध्य प्रदेश सरकार ने बोनस दिया, राजस्थान सरकार ने बोनस दिया। अगर दोनों साल हुड्डा जी बोनस देते 150 रुपये गेहूं पर, तो यहाँ के किसानों की जेब में 1850 करोड़ रुपए आने थे। लेकिन केवल आप एक फसल पर अपनी बात बढ़ाकर और एक बड़ी राशि उन्हीं की जेब से निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनका हक मार रहे हो। तो किसानों को क्या न्याय दे रहे हो? किसान कोई मूर्ख नहीं है। जैसे आपने कहा, आप कोसली से यात्रा शुरू करते हैं, आपने रोहतक में यात्रा की, लेकिन अब धनखड़ साहब ये समझना पड़ेगा कि अब आप एक ऐसी पार्टी में हैं जिसकी सरकार सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है। ऐसे मुद्दों पर आपका जो एजिटेशनल मोड, जो संगठनात्मक मोड हमेशा से एक प्रखर किसान नेता के रूप में रहा है, जिसने हमेशा एजिटेशन किया, लीड किया है, वो क्या शोभा देता है? वो कहते हैं कि आप हमें राज्य सरकार से बोनस की मांग करते हैं, आप खुद चाहे तो एमएसपी की रेट बढ़ा सकते हैं, उसमें बोनस की क्या आवश्यकता है? सारी बात का ठिकाना स्टेट पर क्यों, सेंटर पर क्यों नहीं, जो कि आप हमेशा बोलते रहे? 10 साल जो शासन किया है उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। आप 10 साल के शासन का हिसाब देने की बजाय 2 महीने की सरकार से हिसाब मांगने लगो, ये व्यवहारिक नहीं होगा। अभी चुनाव में जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड अपना हुड्डा साहब को लेके आना पड़ेगा, 10 साल का हिसाब देना पड़ेगा। 5 साल बाद अगर केंद्र की सरकार हम चलाकर सत्ता सब उसमें आएंगे, जी
जनता में आएंगे तो हम हिसाब लेकर आएंगे। 10 साल के हिसाब से ये बच नहीं सकते। और जिस बात की आपने चर्चा की, हुड्डा सरकार ने दुनिया भर के लैंड बैंक बनाए पूंजीपतियों के, एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों की मदद की, चाहे वो रिलायंस का SEZ हो, चाहे सबीर भाटिया का हो, चाहे DLF का हो, चाहे रॉबर्ट वढेरा को दिया हुआ हो, अंसल ओमेक्स कैसे यहाँ उगकर आए सब लोग देख रहे हैं। और किस तरह से उनको उनके साथ ठगी हुई है। यानी उनकी जमीनें 22 से 32 लाख रुपए में लेके, जिसकी बात कर रहे हो आप, अब 2 करोड़ से 6 करोड़ रुपए में ये लोग बेच रहे हैं। और लेकिन साहब यहाँ पे कांग्रेस सरकार है वो लगातार ये कहती रही है कि किसानों को 22 लाख रुपए कौन दे रहा था पहले, शायद 2 या 3 या 4 लाख एकड़ पे जो जमीन जा रही थी, आज अगर 22 लाख किसान को मिल रहा है और उसके बाद अगर वो पूंजीवादियों का किन्हीं भी पूंजीपतियों को दी गई है, तो मुद्दा ये खड़ा होता है कि किसानों को तो फायदा हुआ, उनकी जमीनों के तो भाव बढ़े। फिर चाहे SEZ की ओवरऑल प्रणाली वो तो पूरे सारे देश में फ्लॉप हुई है, जब SEZ बन नहीं पाए, मुकम्मल नहीं हो पाए। लेकिन हुड्डा सरकार लगातार इस बात का आर्गुमेंट बना रही है कि हमने तो किसानों को उनकी जमीन के चौगुने और ऐसे दाम दिलाए जो कि आज तक मिल नहीं पाए थे। आप लगातार इसी चीज को कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज पे सरकार। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा तो किसानों को भी समझ में आएगी, प्रदेश के बाकी लोगों को समझ में आएगी। यशवंत परवार जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, वो सिरमौर जिले में अपने एक मित्र के घर आए और उन्होंने आके मित्र के जो हालात देखे तो उनसे पूछा कि क्या बात है, मुझे कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे। तो मित्र ने पहले टालने की बात की। दूसरे मौके पर उन्होंने कहा, जब ज़्यादा आत्मीयता से पूछा, उन्होंने कहा ज़मीन बेच दी बेटों ने। उन्हें पूछा कहाँ बेच दी, किसने खरीदी, क्या तेरे सिरमौर जिले के किसी आदमी ने खरीदी? उसने कहा नहीं। क्या हिमाचल के किसी आदमी ने खरीदी? उन्होंने कहा नहीं। किसने खरीदी? उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने खरीदी। यशवंत परमार ने उसी दिन जाते ही शिमला में कानून बनाया कि हिमाचल से कोई बाहर का व्यक्ति हिमाचल के किसानों की जमीन नहीं खरीद सकता। यानी आर्थिक दृष्टि से भी किसी एक रिसोर्स को आपके हाथ से निकालकर किसी दूसरे के हाथ में दिया जा सकता है। और यही हरियाणा के किसानों के साथ हुआ है। रिलायंस को, बाकी सब बड़ी बड़ी कंपनियों को कुछ पैसा देकर हमारे रिसोर्स को हमारे हाथ से निकालकर उड़ के लैंड बैंक बनवा दिए। उसमें 2 लाख दिया, 4 लाख दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो हजारों साल से खेती करके वहां काम करके आ रहे थे, क्या उन्हीं पैसे से उसी जमीन का कोई टुकड़ा वो खरीद सकते हैं? उसी पैसे से उसमें कोई एक प्लाट खरीद सकते हैं? प्लाट भी नहीं कर सकते उसमें वो तो कह रहे हैं कि अगर एक्विजिशन इस तरीके की हो तो लैंड पूलिंग हमने किया, वहां पे उनको हिस्सा भी दिया जाएगा। और यही नहीं, वो कहते हैं कि और राज्यों में जाके, राजस्थान जैसे राज्यों में जाके किसानों ने जमीनें ली और यहां तक कहा जाता है कि बंजर जमीनें थी या इतनी फर्टाइल लैंड नहीं थे जिनका की अधिग्रहण जो पार्टियों या जो निजी जो व्यवसायी आए या जो बिल्डर्स आए थे उन लोगों ने किया। ये सब आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि बिल्डर्स की गोद में बैठी हुई सरकार है, केवल प्रॉपर्टी डीलिंग करती रही है। और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के फेवर में कानून बनाए गए हैं वो लोगों के सामने आने चाहिए। सारे के सारे मेरे इलाके में 22 गांव ऐसे हैं जो SEZ के लिए जमीन खरीदी गई हैं और कोई भी लैंड सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति 54 एकड़ से ज्यादा जमीन रख सकता। हुड्डा साहब ने दादरी, तोय को, पेलपा को, सोंदी को, आकूपुर को, मुनीमपुर, ककड़ला को शहर घोषित कर दिया जहां नीलगाय घूमती हैं, केवल इसलिए कि वो जमीन बचाई जा सके। तो इस तरह से जो किसानों के साथ ठगी हुई है वो लोगों के ध्यान में है और लोग उसके लिए पूरी तरह से तकलीफ में है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो किसानों की मोबिलाइजेशन होगी, ये जो लामबंदी हो पाएगी? क्योंकि अगर सरकार का प्रचार ये कह रहा है कि किसानों को जमीनों के अच्छे दाम मिले, किसानों के लिए उतनी समस्या नहीं थी, बार बार सरकार की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आता है जी कि अगर हरियाणा का इतिहास देखा जाए तो कौन सी ऐसी सरकार है जिसके कार्यकाल में किसान एजिटेशनों में किसान नहीं मारे गए, पुलिस की गोलियों से किसान नहीं मिले। लेकिन ये पिछले 8 या 9 साल में कोई ऐसा वाकया शायद नहीं दिखाया जाता जिसमें कि किसानों का कोई बड़ा एजिटेशन प्रदेश में उठ पाया हो। ये तो फैक्ट है कि इतने बड़े एजिटेशन जो कि हुआ करते थे हरियाणा में वो नहीं हो पाए। लगातार लड़ाई चली है। आपने गोरखपुर में पावर प्लांट के खिलाफ लड़ाई नहीं देखी? आपने लैंड एक्विजिशन के खिलाफ क्या फरीदाबाद में लड़ाइयां नहीं देखी? क्या सोनीपत जिले में लड़ाइयां नहीं देखी? क्या इनके अपने जिले में लड़ाइयां नहीं देखी? क्या वहाँ फायरिंग नहीं देखी? क्या लोग मरते हुए नहीं देखे? लैंड एक्विजिशन के खिलाफ लगातार हरियाणा में लड़ाई चली है, लगातार लड़ाई चली है। और अभी भी किसान कई महीनों से नहीं, वर्षों से धरना लगाए बैठे। लैंड एक्विजिशन और CLU के मुद्दों में जो गोरखधंधा या कथित गोरखधंधा कहें, इस मुद्दे को कई विपक्षी दलों ने, लोकदल ने भी उठाया, आपकी पार्टी भी उठा रही है। लेकिन आपको लगता है कि क्या ये एक ऐसा धुरा बन सकता है जिसके आसपास जन आक्रोश है जो सामूहिक रूप से उसको आप क्रिस्टलाइज कर पाएंगे? यानी कि उसको सबसे बड़ा इसी में ये फंसने वाले मैं बताऊंगा आपको। और आते ही हमारी सरकार बनेगी तो इसी लैंड एक्विजिशन के सारे मुद्दे को लेकर इन्होंने जो जो ठगियां की हैं वो ठगी उजागर करने के लिए कमीशन बनाने वाले हैं। इसी पर काम करेंगे कि इस प्रकार से लैंड एक्विजिशन के मसलों को लेकर, जिस प्रकार से बार बार कभी सेक्शन 4 लगाया गया है, 6 लगाया गया है, फिर हटाया गया है, बार बार जो बदला बदली करके कुछ लोगों को जो बेनिफिट पहुंचाए गए हैं उन सारों की जांच कराएंगे। लेकिन आपके हिसाब से क्या इतने शिकायतकर्ता होंगे इन लोगों ने
जिन्होंने लोग जमीनें लड़ाई बेची हैं, क्या वो शिकायत करता है अगर उनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी, लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग खुद अपनी कोर्टों में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग जमीनें देने से बच रहे हैं, लोग लगातार धरने दे रहे हैं। 50 धरनों पर जाने का हरियाणा भर में मुझे मौका मिला है। लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कंटिन्यूस लड़ाई छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल लोगों की जमीन खिसकाने वाली सरकार है, और अब लोगों ने तय कर लिया कि इनकी पॉलिटिकल जमीन तो लोकसभा चुनाव में खिसका दी, अब तो विदा करना है। और कांग्रेस पार्टी की उसकी मुद्दों की क्या बात करें, अपनी पार्टी बचाओ भाई, पार्टी बिखर रही है। राव साहब हमारे साथ आ गए, धर्मवीर हमारे साथ आ गए, रमेश कौशिक हमारे साथ आ गए, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आ रहे हैं, और बहुत सारे कांग्रेस नेता एकदम लाइन में। इनकी तो पार्टी नहीं बच रही, अपनी पार्टी बचाइए। चलिए, मैं इस चीज पे आप से जानकारी लेना चाहता था, क्योंकि बीजेपी की जो राजनीति है उसका जो स्वरूप है, जो हरियाणा के विधानसभा से पहले जो बन रहा है, इस पे बातचीत जरूर जारी रखेंगे। ओपी धनखड़ साहब के साथ हमारी बातचीत टेढ़ी बात के मन से जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस लौटेंगे तुरंत और धनखड़ जी से और बातें करेंगे।